नमस्कार, 5 की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं नगमा। दिल्ली के द्वारका में स्कूल की एक छात्रा पर तेजाब फेंका गया, ये खबर आप जानते हैं। अब ये सामने आया है कि जो तेजाब इसके लिए खरीदा गया उसे आरोपी ने ऑनलाइन खरीदा था और दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि आरोपी सचिन अरोड़ा को ऑनलाइन तेजाब बेचते वक्त क्या तेजाब बेचने की गाइडलाइंस को सेलर्स ने फॉलो किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा है, जो पीड़ित छात्रा का दोस्त रहा था, लेकिन 1 महीने पहले दोनों की दोस्ती टूट गई थी। पीड़ित सचिन से बात नहीं करना चाहती थी। आरोपी ने फ्लिपकार्ट से तेजाब मंगवाया और हमले की पूरी प्लानिंग की। ऑनलाइन तेजाब की बिक्री को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस हैं और इसके लिए अब एक नोटिस जारी किया गया है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस भी फ्लिपकार्ट को नोटिस भेज रही है। स्कूल की छात्रा पर तेजाब से हमले का मामला है। मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा ने ऑनलाइन ये तेजाब मंगवाया था। तेजाब बेचते समय क्या गाइडलाइंस फॉलो की गई थी, सचिन अरोड़ा और उसके 2 साथी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट किया है कि 17 साल की लड़की पर जो एसिड फेंका गया वो फ्लिपकार्ट से मंगवाया गया था। अमेजॉन पर भी एसिड बिक रहा है। सोचिए कि कितना आसान है किसी के लिए भी तेजाब खरीदना। बटन दबाओ, घर बैठे तेजाब की होम डिलीवरी पाओ। मैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को नोटिस जारी कर रही हूं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। एसिड हमलों में लगातार वृद्धि हुई है और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि एसिड हमलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इसलिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। अदालत ने एसिड बेचने वालों के लिए भी कई तरह की शर्तें रखी। शर्त यह है कि केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही एसिड बेच सकते हैं। उन्हें इसके लिए पंजीकरण कराना होगा और उनसे एसिड खरीदने वालों का एक रजिस्टर रखना होगा। एसिड खरीदने वालों को कारण बताना होगा कि वो एसिड क्यों खरीद रहे हैं और आईडी प्रूफ भी देना होगा। तेजाब हमले की जांच के लिए जो कंपनियों को नोटिस दिया गया है वो दिल्ली महिला आयोग की तरफ से नोटिस है। दिल्ली पुलिस भी फ्लिपकार्ट को नोटिस भेज रही है। और खुलेआम तेजाब बेचने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद दिल्ली में आसानी से तेजाब मिल रहा है। हमारी सहयोगी प्रियांशी ने एक दुकान से मिनटों में तेजाब खरीदा। देखिए प्रियांशी की रिपोर्ट। तो इतना आसान है तेजाब खरीदना। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। स्वाति जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो नोटिस आपने भेजा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को, उस नोटिस में क्या कहा गया है और जिस आसानी से मिल रहा है तमाम प्रतिबंध के बावजूद तेजाब, उस पर किस तरह की रोक होनी चाहिए? पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर कि रजिस्टर्ड होने चाहिए दुकानदार को। ये कहा गया है कि आईडी प्रूफ मांगना चाहिए, पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन आपको नहीं लगता कि ये दलील देंगे कि वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, वो जो बायर है उसका तमाम उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसका फोन नंबर, उसके घर का एड्रेस सब इसमें होता है? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ फ्लिपकार्ट से और अमेजॉन से कि इनको किसने लाइसेंस दिया ऑनलाइन एसिड बेचने के लिए, क्योंकि 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें साफ लिखा गया है कि जो भी एसिड बेचेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और जिसको एसिड बेचा जाएगा वो कारण भी बताएगा और अपना फोटो आईडी प्रूफ भी देगा। तो हमने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को नोटिस इशू करके ये सारी डिटेल्स मांगी है।
मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो एसिड बेच रहे हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि किन लोगों ने एसिड खरीदा है, और फ्लिपकार्ट और अमेजोन की जिम्मेदारी तो बिल्कुल तय करनी पड़ेगी। ये 17 साल की लड़की जिसके ऊपर एसिड फेंका गया है, वो फ्लिपकार्ट से खरीद के वहां पे फेंका गया है। कितनी आसानी से हमारे देश में तेजाब खरीद लिया जाता है और किसी को भी उससे भस्म कर दिया जाता है। आप ये देखिए कि होम डिलीवरी हो रही है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम ऑफ एसिड। और वैसे भी अगर आप देखें, जो आप लोग भी अपना रिपोर्ट भी बता रहे हैं, ये दिल्ली महिला आयोग ने भी कई रिपोर्ट सरकारों को सबमिट करी हैं कि कैसे ओवर द काउंटर बड़ी आसानी से एसिड मिल जाता है। सब्जी खरीदने जितना आसान हो गया है एसिड खरीदना इस देश में, तो क्यों नहीं एक्शन होता? मेरे को लगता है इसमें दो चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले तो रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। इसमें कोई जरूरत नहीं है एसिड की। देखिए, टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज होता है, तो और भी तरीके के टॉयलेट क्लीनर्स हैं, एसिड का ही क्यों इस्तेमाल होगा? तो मेरे हिसाब से रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रेगुलेशन लगाई थी, मेरे हिसाब से वो पूरी नहीं है, वो कम है। बांग्लादेश में भी इसी तरीके से एसिड अटैक्स होते थे। उन्होंने एक कानून बनाया, रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन किया। उसमें कानूनन प्रोविजंस बना दिए कि अगर कोई एसिड बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसको जेल होगी, और एसिड अटैक की पनिशमेंट भी उन्होंने बहुत बढ़ा दी। तो सबसे पहले तो ये करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। मैंने 2 महीने पहले एक दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सबमिट करी है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से एसडीएम, जिनकी जिम्मेदारी होती है उस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अंतर, कि वहां जाएंगे, वो अपने जुरिस्डिक्शन में इंस्पेक्शंस करेंगे, पेनल्टीज लगाएंगे जो गलत तरीके से एसिड बेच रहे हैं। तो 3 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसी हैं दिल्ली की जहां पे उन्होंने कभी जाके इतनी जहमत ही नहीं उठाई कि हम इंस्पेक्शन कर लें। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स भी सबमिट हुई हैं। बार बार मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन कीजिए। मुझे लगता है दैट इज द नीड ऑफ द आवर। आपने सही कहा। एक और बात आपसे समझना चाहूंगी, आपने कहा कि ये जो गाइडलाइंस हैं इसको भी दोबारा देखने की जरूरत है और पूरी तरह से रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ही बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो अभी तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन वो तमाम, जैसे हमारी सहयोगी प्रियांशी दिखा रही थी कि ओवर द काउंटर बहुत आसानी से एसिड मिलता है और रजिस्टर्ड होने चाहिए दुकानदार। तो रजिस्टर्ड हैं दुकानदार, कुछ उसमें से नहीं भी रजिस्टर्ड होंगे, बिना कुछ पूछे बहुत आसानी से एसिड बेच देते हैं। तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह में एक डिफरेंस क्या है? शायद ऑनलाइन ये है कि थोड़ी आसानी और हो जाती है और कहीं किसी से ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, आप बिना किसी झिझक के बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। स्वाति जी, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह ही इसके ऊपर सख्ती की जरूरत है। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, और ऑफलाइन भी करने की जरूरत है, ऑनलाइन भी करने की जरूरत है। और हम ये देखते हैं कि काफी लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते हैं, तो वो लोग तो सीधे जाके ऑफलाइन खरीद के ला रहे हैं। जितनी आसानी से ऑनलाइन मिल रहा है उतनी ही आसानी से ऑफलाइन मिल रहा है। तो ये दोनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं, और इनका सोल्यूशन ये है कि बहुत सख्ती से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट हो और साथ में एक टोटल बैन हो रिटेल सेल ऑफ एसिड पे। एक जब लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है, वो उसकी पूरी तरीके से जिंदगी खत्म कर देता है। और ये एसिड अटैक्स जो हैं उसमें कितनी वृद्धि हुई है स्वाति मालीवाल जी? जी, मेरे हिसाब से एसिड इस वक्त दिल्ली में, देश में वैसे बिक रहा है जैसे कि सब्जियां बिक रही हैं, और एसिड अटैक के केसेस भी, उनमें भी वृद्धि हुई है पूरे देश में। और हम बहुत डराने वाले केसेस सुनते हैं। ये 17 साल की लड़की है, स्कूल जा रही थी, अपनी छोटी बहन के साथ जा रही थी, और कोई भी आके एसिड फेंक के चला जाता है। इस तरीके से दिल्ली महिला आयोग ने कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स को की ऑपरेशंस कराए हैं, उनको जॉब्स भी दी हैं, और एक एक की कहानी इतनी डराने वाली है। किसी की आंख खत्म हो गई, किसी का पूरा चेहरा झुलस गया, किसी की पूरी शरीर झुलस गए। एक एक एसिड अटैक सर्वाइवर को कई ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो एसिड होता है ना, वो उसके शरीर में, उसके स्किन में, उसके ऑर्गन्स में वो फंस जाता है, वो अंदर से उसको खाता जाता है, और फिर बार बार इस तरीके के ऑपरेशंस और सर्जरीज होती हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकारें कब जाती, कितनी
और लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका जाएगा, तब जाके सरकार जागेगी। क्यों रिटेल सेल ऑफ तो एसिड बैन नहीं किया बिल्कुल जाता? दिल्ली महिला आयोग ने इतनी रिकमेंडेशंस दी हैं, क्यों नहीं करा जाता? तो दिल्ली महिला आयोग इसके लिए क्या अगला कदम उठाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानून या कुछ जो शर्तें रखी थी एसिड की बिक्री को लेकर, उसको रिव्यू करने की जरूरत है, आप कह रही हैं। अभी तो नोटिस जारी किया गया फ्लिपकार्ट या अमेजॉन को भी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रिव्यू करने के लिए कुछ दिल्ली महिला आयोग की तरफ से पहल होगी? जी बिल्कुल होगी। एक लास्ट मौका दिया है मैंने, सरकार को नोटिस इशू करा है। अगर अब भी रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं होता है तो हम ये सारी के सारी अपना जो डेटा है और हमारा जो इतने सालों का काम है और हमने कितनी रिकमेंडेशंस दी हैं और इसके ऊपर कितनी हमने एक्सपोजेस करे हैं और रिपोर्ट्स बनाई हैं, वो सारा का सारा लेके मैं डेफिनेटली कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसिड अटैक इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल इन दिस कंट्री और ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका स्वाति मालीवाल हमसे बात करने के लिए। एसिड अटैक बंद होना चाहिए हर हाल में, और एसिड की जो खुदरा बिक्री है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो एसिड मिल रहा है और उसमें तमाम शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी, बावजूद उसके कितनी आसानी से ये दुकानों में जाकर खरीदा जा सकता है। आपने प्रियांशी की रिपोर्ट में देखा अभी। और ऑनलाइन तो बहुत ही आसानी से, ऑफलाइन में शायद कुछ झिझक होती होगी लोगों को जाकर मांगने खरीदने में, पर बहुत आसानी से वहां पर भी मिल सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रवीण खंडेलवाल, महासचिव हैं CIT के, और जुगल अरोड़ा व्यापारी हैं, रंजना कुमारी डायरेक्टर CSR की। प्रवीण खंडेलवाल, एसिड अटैक या एसिड की जो खुदरा बिक्री है, एसिड अटैक के केसेस इतने बड़े हैं, इस हवाले से ये लगता है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए, जैसा अभी कह रही थी स्वाति मालीवाल की जरूरत क्या है। आप ID चेक कर लें, रजिस्टर्ड हो दुकानें, बावजूद इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है इस तरह के मामलों में जहां जिंदगियां बर्बाद होती हैं। आपका क्या मानना है इस पर? नगमा, जहां तक ऑफलाइन व्यापारियों का सवाल है, उनके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है। समय समय पर सरकार के इंस्पेक्टर्स जाते हैं। अब वो इंस्पेक्टर्स क्या काम करते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो एसिड या कोई भी ऐसी वस्तु वो आसानी से उपलब्ध हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं, आज क्योंकि एसिड सामने आया तो एसिड की बात हो रही है, लेकिन पुलवामा में जब जो लोगों के ऊपर बम बना तो उस बम का सामान ऑनलाइन से खरीदा गया। अभी 1 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर गांजा काफी बड़ी क्वांटिटी में ऑनलाइन से खरीदा गया। ऑनलाइन कंपनियों के पास जो मापदंड होने चाहिए वो मापदंड नहीं है। ये केसेस हमेशा आते हैं, कुछ दिन जरूर वो सुर्खियों में रहते हैं जब तक मीडिया उनको चलाता है, और उसके बाद में वो बंद हो जाते हैं। तो लिहाजा कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, चाहे वो ऑनलाइन कंपनी हो या चाहे वो हमारा व्यापारी हो। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि व्यापारी क्योंकि इजीली अवेलेबल है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आज तक जितना काम ये ऑनलाइन कंपनियां कर रही हैं तो कोई कानून नहीं मानती है, लेकिन इनके खिलाफ एक भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। और न मालूम कितने तरीके की ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। हो सकता है हवाला से हमारे दुश्मनों को पैसा भेजा जा रहा हो सकता है इनके माध्यम से हथियार देश में आ रहे हो, लेकिन इनके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है। जब तक इनको रेगुलेट करने का मैकेनिज्म नहीं होगा, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहेंगी। जुगल अरोड़ा, ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों जगह बहुत आसानी से मिल रहा है। ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस दिया गया है, पर इस पर ऑफलाइन भी यानी दुकानों पर, काउंटर्स पे जो प्रतिबंध लगने चाहिए, बल्कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। इस समय क्या नियम है? कोई भी दुकान से जब कोई दुकानदार एसिड बेचता है किसी को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी थी, क्या इसके पर नियम बने हुए हैं? ऐसे किसी भी व्यापारी पर कोई सख्ती नहीं होती। जब आप ये देखा जाए व्यापारी की दुकान में एसिड आया कहां से, इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री पर ही क्यों नहीं सख्ती की जाती? जब जहां बन रहा है व्यापारी को मिल रही है, वो चीज प्रोवाइड हो रही है, उसका टैक्स भी दे रहा होगा, टैक्स में भी वो भर के जा रहा होगा, GST ऑनलाइन अगर दिया जा रहा है तो ऑनलाइन भी आपको रिकमेंड में दिख रहा है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार हमारी? उसको अधिकारी कहाँ है, क्यों नहीं पूछते? क्योंकि यहाँ सिस्टम सारा खराब है। कोई भी सिस्टम बनता है उससे पहले उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। क्या उसके व्यापारियों पर, मतलब वहां पे चेकिंग्स के लिए भी आते हैं? क्योंकि कानून बना हुआ है
कि रजिस्टर्ड है कि नहीं वो दुकानें जहां एसिड बिक रहा है? आज कोई भी कसूर होता है सबसे पहले व्यापारी को ही पकड़ा, दुकानदार को ही पकड़ा जाता है। भाई दुकानदार से पहले इंडस्ट्री भी है। सरकार जीएसटी ले रही है, टैक्स ले रही है, कहां जा रहा है वो उसका टैक्स भी तो ले रही है उनसे। आप जब वो चीज बन रही है सरकार की नॉलेज में रहती है तो ये बंद करना सरकार का काम है, बंद करवाना ये सरकार का काम है। व्यापारी तक, हमारे छोटे दुकानदारों तक ये माल आ ही क्यों रहा है? पहले तो रिटेल में आप कह रहे हैं कि खुदरा बिक्री के लिए कोई जरूरत है ही नहीं कि एसिड वहां पे दुकानदारों के पास पहुंचे या बिके। इस तरह की रोजमर्रा की कोई जरूरत है नहीं इस तरह की एसिड की। ऐसी कोई एसिड की जरूरत नहीं है। अब अगर ये भेज भी रहे हैं तो इन्हें जो अधिकारी हैं, एसडीएम है इलाके में, वो क्यों नहीं चेक करवा रहे कि इस दुकानदार के पास पड़ा है और कहां से आ रहा है? दुकानदार तक तो कार्रवाई हो जाती है, व्यापारी तक कार्रवाई हो जाती है कि व्यापारी पे कार्रवाई कर दो, चालान कर दो, जो करना है व्यापारी दुकानदार पे कर दो। लेकिन वो इंडस्ट्री तक क्यों नहीं जाते? वो चेन पे क्यों नहीं जाते? पीछे की चेन कहां से आ रहा है ये माल? लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता। ये काम फ्लिपकार्ट पे अगर कोई चीज बैन है तो वो क्यों अपने पोर्टल पे दिखा रहे हैं कि ये चीजें ले लो? नहीं, पर क्या ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर बैन है? ऐसा तो कुछ कानून है क्या? ऐसा तो कोई है नहीं। मतलब कुछ सिर्फ शर्तें थी कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी, लाइसेंस होनी चाहिए उनके पास। कानून नहीं है ऐसा कुछ। रंजना जी, आप इस पर जोड़ना चाहेंगी? बिल्कुल हाँ, एक मिनट जुगल। हाँ, एसिड को पॉइजन के इस कैटेगरी में रखा गया और ये कहा गया कि जिसे जहर आप नहीं बेच सकते हैं वैसे आप खुदरा एसिड। लेकिन सबसे बड़ी बायर कौन है एसिड के? बायर है गवर्नमेंट, उसके बाद बायर है इंडस्ट्री के लोग, और उसके बाद जो व्यापारी हैं वो इस एसिड को अपने यहाँ रख रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि चाहे वो हमारे महिला आयोग हो, चाहे वो जब घटना होती है तो हम सब लोग सारा आंकड़ा, डिटेल्स, और हम कोर्ट जाएंगे और सब बातें, मैं स्वाति की बातें सुन रही थी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब ये हो जाता है, लड़की का जल जाता है चेहरा, उसका शरीर बर्बाद हो जाता है, तब उसके बाद हम सब लोग जगते हैं। लेकिन हमें कोई ये बताए, और खासतौर से मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार कोई रिपोर्ट या कोई ऑडिट करती है क्या? कभी औचक जांच होती है इन दुकानों की जहां पर कि एसिड होता है? क्योंकि आप अभी किसी को भेज दीजिए मेरे साथ, मैं आपको खरीदवा के दे देती हूँ। तो ये सवाल, और ऑनलाइन की कोई, हमें ऑनलाइन सिर्फ एसिड की बिक्री के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे पैकेजेस बिक रहे हैं जो फीमेल फीटिसाइड के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल किए, तमाम तरह की ऐसी चीजें खुल्लम खिल्ला बिक रही हैं जो समाज के लिए हानिकारक है, व्यक्ति के लिए है, और हम लोगों के सबके लिए वो एक परेशानी का कारण है। तो क्यों नहीं ये कानून बनता है कि जो चीज ऑनलाइन बेची जा रही है वो चीजें जो बैन है, जो चीजें आप रिटेल में नहीं बेच, ऑनलाइन रिटेल होता है, ये थोक व्यापारी तो है नहीं जो ऑनलाइन के लोग बैठे हैं, तो इनको रिटेल में जो चीजें हमारी बैन है, चाहे वो जेंडर टेस्टिंग किट हो या चाहे वो एसिड हो, इस केस में एसिड आया, उनको क्यों नहीं बैन करते? क्यों नहीं ये लगाते हैं कि भाई अमेजोन पे आप नहीं खरीद सकते हो? अगर फ्लिपकार्ट में बेचा तो उसको एक हैवी खामियाजा भरना पड़ेगा, और आगे से आप नहीं बेचना तो छोड़ो, एडवर्टाइज करते हैं और उसके बावजूद लोग वहां से खरीद रहे हैं। ये बहुत वैलिड पॉइंट है जी। और कानून के अलावा एक बात नंगा, कानून के अलावा कोई भी रिपोर्ट, कोई भी जांच, कोई भी इस पर नियंत्रण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कानून तो आपने बना दिया, लेकिन ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग इसको मान रहे कि नहीं मान रहे? आप कभी तो उसकी जांच करिए ना। अगर ये जांच नहीं करेंगे तो जब अगली घटना होगी फिर हम सब बैठेंगे। तो रंजना जी, आप कह रही हैं कि न सिर्फ एसिड बल्कि वो चीजें जिनके ऊपर प्रतिबंध है खुदरा बिकना रिटेल में, वो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इस तरह की ऑनलाइन कंपनियों पे मिल रही हैं। फीमेल फीटिसाइड टूल किट की भी आपने बात की, तो ये तमाम चीजें जो है वो मिल रही हैं। और प्रतिबंध अगर रिटेल में है तो बहुत बड़ा सवाल है कि फिर ये रिटेल सेलर्स, चाहे वो ऑनलाइन हो, वो उसे कैसे बेच रहे हैं। तुम्हारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं रंजना कुमारी। रंजना जी, आप इसके पहले ये बात बता रही थी कि किस तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो उन चीजों के बेचने का जरिया बन गए हैं जिनसे ऑफलाइन में जिन पर प्रतिबंध है। इसके लिए क्या होना चाहिए, कदम उठाने जाने चाहिए कि प्रतिबंध लगे इन पर, और क्या इनकी कोई भी इनसे पूछताछ नहीं होती? वैसे तो ऑफलाइन भी ये तमाम चीजें बहुत आसानी से मिल रही हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध है, मसलन एसिड बहुत आसानी से ओवर द काउंटर मिल रहा है। तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन में इस वक्त फर्क ही क्या है? इनको नोटिस तो जारी किया गया है, पर कोई चाहे तो ऑफलाइन भी उतनी आसानी से ले सकता है दुकान से जाकर भी। नहीं, बिल्कुल नगमा, लेकिन ऑफलाइन की सप्लाई भी तो, जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो सप्लाई भी तो ऑफलाइन वाले ही करते हैं ना।
ये कहीं बाहर विदेश से तो आता नहीं है, जो शॉप्स में यहाँ पर है वही लोग उसको भेजते हैं लोगों के यहाँ, एक्सेस करते हैं। वो एग्रीगेटर्स हैं, जो ऑनलाइन के लोग हैं वो ले लेते हैं और ऑर्डर बढ़ा देते हैं आगे, फिर वहां से वो सप्लाई हो जाती है चीज। तो लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भी अमेजोन में रजिस्टर्ड हैं, फ्लिपकार्ट में, तमाम जो इस तरह की हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हैं और वो लोग अगर पॉइजन की कैटेगरी की चीज को रिटेल में बेच रहे हैं, तो फिर क्या उनको, या तो उनकी जानकारी में नहीं है कि ये बैन है, आप इसको नहीं रिटेल में बेच सकते हैं, या और अगर वो बेचते हैं तो हमारे पास किस कानून के तहत हम उनको रोकेंगे। ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनके जो हमारे ऑनलाइन के कानून है उनमें इसको जोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ऑनलाइन के लिए इस समय हम लोगों ने कोई जो भी आईटी एक्ट में जरूर कुछ अभी परिवर्तन करने की कोशिश हो रही है, इन बातों को भी उसमें लाना चाहिए कि जो भी ऑनलाइन का मसला है, पॉलिसी के तहत अगर ये तय हो चुका है कि ये रिटेल में नहीं बेचा जा सकता है, तो फिर आपको ऑनलाइन बेचने का अधिकार नहीं। और अगर आप बेचते हैं तो वो फिर आप सजा आपको भी मिलेगी जो एक दुकानदार को मिलेगी, क्योंकि वो भी तो आखिर दुकानदार ही है, एग्रीगेट करने से कोई वो तो हो नहीं जाता, और वो सप्लाई करवा रहे हैं, दुकानदारों से ही तो करवा रहे हैं वो सप्लाई, तो इसलिए जरूरी है। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारा इसमें भी कंट्रोल करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के काम के लिए जाता है, या जो टॉयलेट्स की सफाई के लिए, ट्रेन की सफाई के लिए जाता है, ट्रेन के टॉयलेट्स की सफाई के लिए, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं ये जो खुदरा दुकानदार हैं ये एक्सेस करते हैं, और ये करप्शन का एक तरीका है। तो इन चीजों पर अगर नियंत्रण नहीं लगेगा तो देखिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जिस दिन होता है उस दिन हम सब लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक होना चाहिए। लेकिन और दूसरी बात है कि स्टेटस रिपोर्ट आप हर डिस्ट्रिक्ट की मंगाइए। अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट से, वहां की पुलिस के लोगों की जिम्मेदारी होगी, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वो सर्वे करा के एक स्टेटस रिपोर्ट बनाए, ऐसी कौन कौन सी पॉसिबल प्रोबेबल दुकानें हैं जहां पर की बेचा, बहुत सारी दुकानों में तो बेचा नहीं जाता है। तो ये इसकी एक रिपोर्ट अगर नहीं प्रस्तुत की जाएगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया, हमें जानकारी भी नहीं है, आप एक तरह से देखिए तो नियंत्रण की जहां तक बात करें, वहां पे जो रेगुलर जिसको कहते हैं कि जांच पड़ताल की, कहां पर क्या बिक्री हो रही, जिन चीजों पे प्रतिबंध है वो मिल रही है नहीं मिल रही है। आप जैसा जुगल जी आप बता रहे थे कि किसी तरह की कोई मैजिस्ट्रेट्स के चेकिंग ये सब तो कुछ होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल चेकिंग नहीं होती। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अगर इंडस्ट्री में अगर ये बन रहा है, एहतजाज जहां से आ रहा है, उधर का भी तो पता होना चाहिए। सरकार की सब नॉलेज में होता है, अधिकारियों की सब नॉलेज में होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब अगर कोई चीज बैन है तो व्यापारियों को ना देना, तो व्यापारी बेचेगा नहीं। देखो, व्यापारी को आज अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, वो 2 पैसे कमाने के लिए बैठा है, वो चाहता है कि मेरी चीज, हर चीज बिके। लेकिन अगर बैन चीज इंडस्ट्री दे रही है तो वो वहां से रोक नहीं हो रही, कोई अधिकारी पूछ नहीं रहा। वहां पे जहां जो उसका सोर्स है, रोक वहां से होनी चाहिए और रेगुलर जांच पड़ताल होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए इसके ऊपर। धन्यवाद आप तीनों का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस विधायक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, सब लोग साथ हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। सुक्खू जी, आपकी आज बड़ी लंबी चर्चा हुई खड़गे जी के साथ, प्रियंका गांधी से अभी आप मिले, क्या बात हुई और किस तरह से मंत्रिमंडल का आप गठन करेंगे? अभी शपथ ग्रहण समारोह है और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि जो आप वादे करके आए हैं, खासतौर पे ओल्ड पेंशन स्कीम, बीजेपी कह रही है कि इतना पैसा नहीं स्टेट के पास, कैसे आप पूरा करेंगे उसको? पूरे पैसे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है, आपको 1 हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि अटल टनल का नाम बदलने की बात की गई है, क्या अटल टनल का नाम बदला जाएगा? देखिए, गलत, अटल टनल का कोई नाम नहीं बदला जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अटल टनल का शिलान्यास किया था जी, उनकी जो नाम पट्टिका है उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया। उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, ए.के. एंटोनी जी देश के रक्षा मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रेम कुमार धूमल बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। उद्घाटन के समय उनकी पट्टिका उठा कर निकाल दी। शिलान्यास में के समय तो नहीं बनती है ना। 4000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने उसको सैंक्शन किया था,
नाम उन्होंने रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री है, नाम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उनकी पट्टिका लगाने को हमने कहा है और 2 तारीख को जाकर हम उनकी पट्टिका लगाएंगे। पुरानी पट्टिका फिर से लगाई जाएगी, अटल टनल का नाम वही रहेगा। बिल्कुल और वही आपकी रहेगा। पार्टी में क्या एकता है? क्योंकि जिस तरीके से कई सारे सीएम कैंडिडेट थे और जिस तरह से आपको सीएम बनाया गया, क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगे? पहले तो मुझे यही समझ नहीं आता कि टूटन कहाँ है, मुझे टूटन बताइए, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। एकता का सवाल तो है, एकता है तभी तो 40-42 जा रहे हैं आज। नहीं, मंत्रिमंडल बनने में टाइम लग रहा है, नहीं, मंत्रिमंडल बनाया नहीं गया, मंत्रिमंडल की कोई चर्चा नहीं हुई है। जी। ये पहली बार हुआ हिमाचल में सीएलपी का लीडर ही हफ्ते बाद चुना जाता था, 48 घंटे में चुन लिया। अब ओथ हो रही है, ओथ के बाद मंत्रिमंडल बनता है ना। भारत यात्रा में शामिल होंगे, क्या आप संदेश देंगे? हम राहुल गांधी जी की ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए और जो देश में नफरत बढ़ रही है उसको एकजुट करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस की विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उस विचारधारा को समर्थन देने के लिए हिमाचल की जनता ने 40 विधायक चुनकर भेजे हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस की विचारधारा है। हम सब प्रदेश अध्यक्ष के साथ उस विचारधारा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। शुक्रिया। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ मुलाकात की है और इनका कहना है कि मंत्रिमंडल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ समय की बात है और फिलहाल जोर जो है भारत जोड़ो यात्रा पर है, वहाँ से लौटने के बाद आगे की राजनीति होगी। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में अंदेशा सही साबित हुआ। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने महरौली और गुरुग्राम से जो हड्डियां बरामद की थी वो श्रद्धा की थी। श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े जंगलों में फेंकने की जो कहानी आफताब अमीन पूनावाला बता रहा था वो सबूत के साथ सच साबित हुई है। आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगल और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से जो 16 से ज्यादा हड्डियां बरामद की थीं, उनकी डीएनए रिपोर्ट सीबीआई की सीएफएसएल लैब से आ रही है। पता चला है कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं। पुलिस को आफताब की पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिली है। पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों से किए हुए वादों पर किस तरह खरी उतर रही है, इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और कई जानी मानी शख्सियतें। इस 17 दिसंबर को देखना मत भूलिए साडा पंजाब दिन भर एनडीटीवी इंडिया पे।